नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कानून से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम लीगल लिटरेसी में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। लीगल लिटरेसी के आज के इस एपिसोड में हम भूमि अधिग्रहण कानून पर बात करने जा रहे हैं। हम जानेंगे कि ये कानून क्या है, इसे कौन नियंत्रित करता है, साथ ही इसके उद्देश्य पर भी हम प्रकाश डालेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है हाई कोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लूथरा जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम पर। नमस्कार। आज हम भूमि अधिग्रहण कानून पर चर्चा करने जा रहे हैं और जानेंगे कि आखिर ये कानून क्या है, इसकी भूमिका क्या है। मैम, सामान्य शब्दों में अगर समझें तो भारत में भूमि अधिग्रहण क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है? देखिए, जैसे कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ पे आप देखेंगे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जो धीरे धीरे करके हमारे देश को इंडस्ट्रियलाइज करने की कोशिश कर रहा है। आप देखेंगे न्यू फैक्ट्रीज सेटअप होती है, न्यू इंडस्ट्रीज सेटअप होती है, नए नए रोड्स बन रहे हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज बन रहे हैं, रेलवे की पटरियां बन रही हैं। तो इस प्रकार से सरकार को भूमि की आवश्यकता होती है जिसके कारण वो हमारे लाइफस्टाइल को और ज्यादा स्मूथ बना सके। तो जैसे अगर हमारी कोई जमीन है और उसको अगर सरकार एक्वायर करना चाहती है अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो ये डेफिनेटली एक प्रोसीजर से ही रेगुलेट करता होगा। तो लैंड एक्विजिशन का, भूमि अधिग्रहण का एक पूरा अधिनियम बना हुआ है जिसमें ये पूरी प्रक्रिया जो है संचालन होती है, मॉनिटर होती है, उचित मुआवजा प्रदान किया जाता है, आक्षेपों के लिए, ऑब्जेक्शंस के लिए टाइम दिया जाता है और एन नंबर ऑफ उसमें प्रावधान है जिसकी आज हम डिस्कशंस करेंगे। जी अमित। बिल्कुल मैम, भारत में भूमि अधिग्रहण को कौन सा ऐसा कानून है जो नियंत्रित करता है, इसका कंट्रोल किसके हाथों में होता है? जी, अगर हम 2013 से पहले की बात करें तो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का था जिसमें इस प्रकार के लॉज बने हुए थे। लेकिन उसमें एक था कि अगर कोई भूमि एक्वायर हो रही है तो ओनर को बस उसका कंपेंसेशन मिलता था, उससे जुड़े लोगों को नहीं मिलता था। जो रीसेटलमेंट की पॉलिसी थी, पुनर्व्यवस्थापन की जो पॉलिसी थी, उसमें वो लैक करती थी। तो 2013 में एक लॉ बना, राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, जिसको हिंदी में बोलेंगे भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013। इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि कितने वास्ट टॉपिक्स को ये कवर करता है। और आज की डेट में जो पुराना एक्ट है उसको स्टॉप करके ये जो नया एक्ट है इसको लागू किया गया है। तो यही लॉ है जिस लैंड एक्विजिशन को जो गवर्न करता है आज की डेट में। जी अमित। जी मैम, LARR अधिनियम 2013 के तहत जो सार्वजनिक उद्देश्य होते हैं उन्हें हम किस तरह से समझ सकते हैं? जी, सार्वजनिक उद्देश्य जैसे मैंने कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे नई फैक्ट्री सेटअप करनी है, नए रोड्स बनाने हैं, नए एयरपोर्ट्स बनाने, नए पोर्ट्स बनाने, बंदरगाह बनाने हैं, या पावर प्लांट्स बनाने हैं, या अर्बनाइजेशन, गार्डन बनाना है, कुछ भी एन नंबर ऑफ चीजें वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो स्पेशलाइजेशन है वो एक आ जाती है इसमें। स्ट्रैटेजिक पर्पस, जैसे देश के लिए हमें अपनी भूमि को अगर देना है, कहीं पे कैंप बनाना है नेवी, मिलिट्री, एयरफोर्स का, तो उसके लिए भी लैंड एक्वायर की जाती है इस एक्ट के अंतर्गत। साथ ही साथ टूरिज्म और स्पोर्ट्स के लिए, जैसे एक कॉमन क्लब हाउस या कॉमन ऐसा क्लब हो जिसमें सब स्पोर्ट्स वगैरह हो, उसके लिए भी लैंड एक्वायर होते हैं। टूरिज्म के लिए भी लैंड एक्वायर होते हैं। तो इस प्रकार से पब्लिक पर्पसेस जो होते हैं, जो सामाजिक पर्पसेस होते हैं, वो इस एक्ट में कवर करते हैं। जी अमित। जी मैम, LARR अधिनियम 2013 के तहत जो मुआवजा होता है वो कैसे निर्धारित किया जाता है, और हम गहराई से आपने समझना चाहेंगे कि इसकी पूरी जो प्रक्रिया है वो क्या होती है? जी, मुआवजा सबसे मेन टॉपिक है इस एक्ट का जिसमें सबसे ज्यादा विवाद उत्पन्न होते हैं। तो आप एज अ सिटीजन आप ये चीज जान ले कि अगर आपकी लैंड एक्वायर हो रही है, आपकी जमीन अगर अधिग्रहण कर रहा है सरकार, तो उसका डिटर्मिनेशन, जो प्रतिकर का डिटर्मिनेशन है वो कैसे होगा। तो सबसे पहले मार्केट वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी। आप अगर रजिस्ट्री करने जाते हैं अपनी संपत्ति की, आज की डेट का जो बाजार भाव है आपकी संपत्ति का, उसको स्टैंप एक्ट के अंतर्गत उसको कैलकुलेट किया जाएगा, या कोई सेल डीड आपने बनाई होगी, विक्रय विलेख बनाया होगा जिसमें मार्केट वैल्यू बताया गया होगा उस लैंड का, तो वो उसको कंसीडर किया जाएगा। साथ ही साथ उसमें आपको जो प्रतिकर उचित नहीं लगता है तो उसमें आप उसमें ऑब्जेक्शंस भी दे सकते हैं। तो उसमें सोशल इंपैक्ट असेसमेंट भी होता है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करने का, जमीन का जो बाजार भाव है वो क्या है। दूसरा है उसमें प्रतिकर कितना बनना चाहिए। उसके लिए एक होता है, जैसे अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो ग्रामीण क्षेत्र में मार्केट वैल्यू का जो है 4 गुना
भाव है वो कंपेंसेशन प्रतिकर के रूप में आपको दिया जाता है। आप चेक कर ले कि आपकी जो जमीन अधिग्रहित हो रही है वो रूरल एरिया में आ रहा है या अर्बन एरिया में आ रहा है। अगर वो ग्रामीण में आ रहा है तो आपको 4 गुना मिलेगा, और अगर आपका अर्बन में आ रहा है तो आपको मार्केट वैल्यू का दुगना अमाउंट कंपेंसेशन में मिलेगा। साथ ही साथ उसमें एडिशनल फैक्टर्स, आपकी जमीन में अगर पेड़ है, पेड़ के साथ साथ घर है, कोई स्थावर संपत्ति है या कुछ भी जंगम तो नहीं, स्थावर संपत्ति है, और अनेक प्रकार की उसमें जैसे आपने नलकूप लगाए हुए, बोरिंग कराई हुई है, हर एक चीज का आपको मुआवजा मिलेगा। साथ ही साथ सॉलिटम तोशन जिसको बोलते हैं, जितना आपका कंपेंसेशन डिटरमाइन हुआ है उसका 100% अमाउंट आपको एक्स्ट्रा उसमें मिलता है। तो साथ ही साथ रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट की जो पॉलिसी, पुनर्व्यवस्थापन की जो पॉलिसी है, अगर आपका घर गया है, मतलब अधिग्रहण में आपका घर गया है तो घर के बदले घर, जमीन के बदले जमीन, इस प्रकार के प्रावधान भी है लैंड एक्विजिशन में। अगर आपको साथ ही साथ अगर आपका रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट में आपके प्रोजेक्ट में आपकी जमीन जा रही है तो आपको जो फैसिलिटीज है, जैसे रास्ता हो गया, सड़क हो गए, गार्डन हो गए, स्कूल हो गए, मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, बिजली कनेक्शन हो गया, एन नंबर ऑफ आपको फायदे उसमें मिलते हैं। तो अगर आपको लगता है यार अधिग्रहण हो रहा है, मेरी जमीन तो जा रही है, मुझे बस इतना सा मुआवजा मिला, तो आप इस बिलीफ में ना रहें कि आपको बस एक स्मॉल अमाउंट मुआवजे का मिलेगा। मुआवजे का डबल प्लस तोशन प्लस आपके जमीन पे जो भी कुछ है उसका मुआवजा, जमीन के बदले जमीन, घर के बदले घर, बहुत सारे ऐसे एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स है जो आपको इसमें मिले। और अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे का प्रोजेक्ट है, तो रेलवे की पटरी आपकी जमीन से गुजरनी है, तो आपको सरकारी नौकरी तक का भी इसमें बेनिफिट मिल सकता है रेलवे के अंतर्गत। तो आपकी इतने सारे राइट्स इसमें बनते हैं। जी अमित। तो ये तमाम जो पहलू है मुआवजे के लिए वो गौर करने वाले हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मैम कि लोगों को जानकारी नहीं रहती इन तमाम चीजों की। लेकिन हमारा मकसद यही है कि कानून से जुड़े इस खास कार्यक्रम के माध्यम से आप तक वो तमाम जानकारी हम मुहैया कराएं जो आपके लिए जानकारी लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक और इसके अहम पहलू पर आते हैं मैम। LARR अधिनियम 2013 के तहत जो पुनर्वास और पुनर्स्थापन के प्रावधान हैं वो क्या कहते हैं, किस तरह की गाइडलाइंस इसके लिए निर्धारित की गई है? जी, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका जो है जमीन वो सरकारी प्रोजेक्ट के हाउसिंग बोर्ड के लिए जा रहा है, तो उसमें हाउसिंग बोर्ड के लिए अगर आपका घर जा रहा है तो आपको घर के बदले घर मिलेगा, ये एक हाउसिंग बेनिफिट आपको मिलेगा। साथ ही साथ जमीन के बदले जमीन है वो आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको नौकरी मिलेगी। साथ ही साथ आपको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा कि अभी से अधिग्रहण का जो आपके ऊपर इम्पैक्ट हुआ है आज से 3 साल 5 साल तक का, 5 साल तक का अगर आपको रहता है तो 5 साल तक का आपका कैलकुलेशन कि आपके इस अधिग्रहण से जितना लॉस हो रहा है तो वो लॉस को कवर करने के लिए वो अमाउंट डिटरमाइन किया जाएगा। आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस दिए जाएंगे, रीसेटलमेंट अलाउंस दिए जाएंगे कि आप दूसरी जगह अगर आप नहीं लेना चाहते लाभ घर के बदले घर का, तो आपको दूसरी जगह घर लेने के लिए, घर बनाने के लिए उचित जितना पैसा चाहिए उतना आपको पैसा अलॉट किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एमिनिटीज आपको अलॉट की जाएगी। अगर आप SC ST के तबके से आते हैं तो उसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट, स्पेशल प्रोविजंस आपको मिलेंगे, एक्स्ट्रा उसमें आपको मुआवजा मिलेगा और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अगर फिशिंग राइट्स, अगर फिशिंग का कोई प्रोजेक्ट है, अगर बंदरगाह बन रहा है तो उसमें फिशिंग के लिए आपको स्पेशल राइट्स दिए जाएंगे कि आप इस एरिया में फिशिंग कर सकते हैं। उसमें साथ ही साथ आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क भी नहीं देना होगा, स्टैंप शुल्क भी नहीं देना होगा अगर आप इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको लाभ मिल रहा है तो, है ना। तो इस तरीके से वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड नंबर ऑफ बेनिफिट्स आपको इसमें मिलते हैं। तो रीसेटलमेंट इसमें सरकार ये सुनिश्चित करती है अमित कि अगर किसी व्यक्ति का जमीन अगर सरकार ले रही है तो वो हर तरफ से उसके लॉसेस को भी कवर करे, एक्स्ट्रा उसको बेनिफिट्स भी दे, और बेनिफिट्स के साथ साथ उसको किसी भी प्रकार से अगले आने वाले समय में आप किसी भी प्रकार की उलझने उसको ना झेलनी पड़े, उसको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस टैक्सेस भी बियर ना करना पड़े। इस चीज का सरकार ध्यान रखती है। जी अमित। बिल्कुल, ताकि उसके ऊपर किसी भी तरह का और भार ना आए, क्योंकि भूमि ऐसे ही जा रही है तो रियायत के तौर पर जितनी चीजें हो सके उन्हें मुहैया कराया जाए, इस पर ज्यादा ध्यान होना चाहिए। मैम, LARR अधिनियम 2013 बहुफसल सिंचित भूमि की सुरक्षा कैसे करता है, ये भी जरूर समझाएं। जी, ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है सिंचित भूमि के एक्विजिशन को। अगर एक्वायर कर रही है तो उसको जो सिंचित भूमि, आप हमारे कंट्री में देखेंगे कि बहुत ऐसी कम भूमि होती है जो उपजाऊ होती है, मल्टी क्रॉप्स जहां पे आप उगा सकते हैं, और वैसी भूमि को एक्वायर करना जनरली जो सरकार है वो अवॉइड करती है। और अगर वो एक्वायर करती भी है तो सिंचित भूमि के लिए अलग से उसमें प्रावधान है, उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है। अगर सिंचित भूमि किसी किसान की अगर एक्वायर
एक्वायर हो रही है तो उसको उतना ही एरिया, उतना ही वैल्यू, उतना ही ज्यादा क्वालिटी रखने वाला वैसा ही जमीन उसको दूसरी जगह मुहैया कराई जाए, इस प्रकार तक का भी ध्यान सरकार रखती है। बस आपको अवेयर रहना है, क्योंकि कई ऐसे केसेस हमारे सामने आए हैं जिसमें लैंड तो एक्वायर हो गई, खेती की जमीन भी एक्वायर होगी, किसानों को लाखों में मुआवजा मिलना था लेकिन कुछ हजार में उनको निपटारा कर दिया गया। फिर अब किसान दौड़ रहे हैं, आर्बिट्रेशन कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, सब चीजें जा रहे हैं, अपने राइट्स के लिए जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है, इसलिए पहले से जनता को जागरूक रहना जरूरी है कि आपके राइट्स क्या हैं इसमें। जी अमित। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सिंचित भूमि के अधिग्रहण के लिए काफी कठोर शर्तें भी है जिनका पालन यहाँ पर किया जाना अनिवार्य है, और जो अधिकार हैं आपके उससे आपको रूबरू होना बहुत ज्यादा अनिवार्य यहाँ पर हो जाता है। मैम, भूमि अधिग्रहण में सामाजिक प्रभाव अध्ययनों की क्या भूमिका होती है? जी, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, जो सामाजिक समाघात असेसमेंट है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं आपको एक प्रक्रिया समझाती हूँ कि जैसे अगर सरकार कोई जमीन को एक्वायर करना चाहती है, वो अधिसूचना जारी करेगी कि ये एरिया है और इतना जमीन हम एक्वायर करना चाहते हैं। फर्स्ट स्टेप सरकार को ये करना है कि इस एक्विजिशन से, इस अधिग्रहण से क्या उसका इंपैक्ट हो रहा है सोसाइटी में, उस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। तो उसके लिए एक अधिकारी जाता है और जितने भी भूमि स्वामी हैं उन सबको एक नोटिस जाती है कि वो उपस्थित होने के बाद उनका पब्लिक ओपिनियन लिया जाता है। ग्राम पंचायत, अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो उसमें ग्राम पंचायत बिठाई जाती है, वहां पे सब डिस्कशंस होते हैं कि हमारी भूमि में इतने इतने क्रॉप लगते हैं, इतना इतना यहाँ पे उपजाऊ, इतना मैं कमा लेता हूं। इस प्रकार से सोशली उसको कितना ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है उस चीज की एक रिपोर्ट तैयार होती है। तो वो रिपोर्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो पारदर्शिता और पार्टिसिपेशन जो है वो मतलब इंडिकेट करता है। साथ ही साथ जब हम पुनर्व्यवस्थापन और पुनर्स्थापना, रिहैबिलिटेशन, रीसेटलमेंट की जब बात करते हैं तो उसका एनालिसिस करने के लिए भी ये रिपोर्ट में वो चीज अगर इंक्लूड हो जाती है कि ये किसान है, इसका इतना इतना लॉस हो रहा है, इसको इतना इतना हमें प्रोवाइड कराना है। तो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट, जो सामाजिक समाघात असेसमेंट है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है ये सबके कैलकुलेशन में। और ये अधिसूचना जारी करने के तुरंत बाद होना चाहिए, उसके बाद ही एक्विजिशन की जो प्रक्रिया है वो चालू होनी चाहिए। जी अमित। बिल्कुल, तो सरकार जब भूमि अधिग्रहण करती है तो एक अधिसूचना जारी करती है और तमाम जो शर्तें उसका पालन करते हुए भूमि अधिग्रहित की जाती है। लेकिन जहां तक मैम निजी कंपनियों की बात है, तो क्या निजी कंपनियों को भी ये अधिकार होता है इस अधिनियम के तहत कि वो भी भूमि अधिग्रहित कर सकती है? जी, इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट लॉज है। अगर कोई निजी कंपनी है जिसको अपना फैक्ट्री सेटअप करना है, फॉर एग्जांपल कोई सीमेंट की कंपनी है, उसको अपना फैक्ट्री सेटअप करना है, तो वो पहले लैंड ओनर्स के साथ बैठेगी, असेसमेंट करेगी और कंसेंट लेगी। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी अधिग्रहण करना चाहती है तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 80% जो भूमि स्वामी है, लैंड ओनर्स है, उनका कंसेंट लेना जरूरी है। और इस कंसेंट से क्या इंडिकेट होता है कि हाँ, ये विधि सम्मत तरीके से ये हम प्रक्रिया कर रहे हैं, जिसमें 80% लोग हैं वो अपनी जमीन को देना चाह रहे हैं इस अधिग्रहण में, इस प्रोजेक्ट पे। उसके लिए उनके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकते हैं वो करते हैं। साथ ही साथ इसमें हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के लिए कि वो लोक हित के लिए एक्वायर कर रही है, ये उसमें दर्शित होना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर कोई बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट पर्सन है, वो अगर जमीन को एक्वायर कर रहा है तो वो अपने पर्सनल गेन्स के लिए कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर भूमि को एक्वायर कर रहा है तो पब्लिक पर्पस के लिए होना चाहिए, तभी जाके वो विधि सम्मत तरीके से वो कंपनी उस भूमि को एक्वायर कर सकती है। जी अमित। तो ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि लोकहित के लिए अगर कोई भूमि अधिग्रहित की जा रही है तभी उसे ऐसा करने की परमिशन होती है, नहीं तो बहुत सारी गाइडलाइंस है जिनका पालन करना यहाँ पर होता है। मैम, भूमि अधिग्रहण में जो प्रमुख डोमेन सिद्धांत होता है उसका क्या महत्व है? जी, अगर आप हमारे संविधान में देखेंगे और अन नंबर ऑफ लैंड एक्विजिशन या लैंड रेवेन्यूज कोड को देखेंगे तो ये बोला जाता है जितनी भी जमीनें हैं वो सरकार की ही है, उसमें बस अधिकार लेके एक व्यक्ति भूमि स्वामी के रूप में काबिज रहता है। उसको अधिकार होता है कि वो लैंड को यूज कर सकता है, सब कर सकता है। सरकार जब चाहे उसको पब्लिक पर्पस के लिए ले सकती है। तो ये इमिनेंट डोमेन है, आप रोक नहीं सकते। अगर आप सोचेंगे कि आप सरकार से लड़ लेंगे या ऐसा कर लेंगे कि भाई सरकार मेरे हक और विलेख की जो भूमि है वो कैसे एक्वायर कर सकती है, तो ऐसा नहीं होता है। सरकार एक्वायर कर सकती है, उसमें अगर आपको ऑब्जेक्शन है आप डेफिनेटली ऑब्जेक्शन फाइल करें। अगर आपका रीजनेबल है तो वो अलाउ भी होगा, लेकिन अगर अनरीजनेबल है तो ये एमिनेंट डोमेन जिसको कहते हैं वो सरकार का ही होता है हर एक भूमि में। जी अमित। जी मैम,
मैम, भारत में संपत्ति का अधिकार अभी भी क्या हम कह सकते हैं कि एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रतिबद्ध है, या फिर इसमें कुछ बदलाव हुए हैं? जब संविधान बना था अमित, तब ये मौलिक अधिकार के रूप में ही था, राइट टू प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते थे। लेकिन अमेंडमेंट एक्ट के बाद में जो ये है राइट, लीगल कॉन्स्टिट्यूशन राइट हो गया है, ये अब फंडामेंटल राइट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा फंडामेंटल राइट है प्रॉपर्टी रखने का, तो फिर मेरे पास प्रॉपर्टी होनी ही चाहिए। आज आप देखेंगे एन नंबर ऑफ पीपल है वो किराए से भी रह रहे हैं, जो लीज पे रह रहे हैं, मतलब उनको स्वामित्व नहीं है उस संपत्ति का, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट का भाग नहीं है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था तब इसको रखा गया था फंडामेंटल राइट में, लेकिन बाद में जब संशोधन हुआ, संशोधन होने के बाद ये पाया गया कि हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट हो सकता है, लेकिन एक मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है। जी अमित। जी मैम, अब तक हमने जो बात की उसमें एक चीज बहुत ही सामान्य थी कि अगर भूमि मालिक की सहमति है, अगर वो सहमत है अपनी भूमि का अधिग्रहण कराने, तमाम शर्तों का पालन करते हुए मुआवजा लेने के लिए, लेकिन अगर भूमि मालिक असहमत है पूरे अधिग्रहण की प्रक्रिया से, तो क्या उसके पास भी किसी तरह के विकल्प हो सकते हैं? बिल्कुल। इसके लिए मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि कभी कभी सरकार लैंड एक्वायर कर लेती है, मुआवजा नहीं देती है, कभी कभी प्रक्रिया ढंग से फॉलो नहीं करती है। हमने जैसे सामाजिक समाघात का जो एनालिसिस है वो देखा था, कभी कभी वो नहीं होता है। कभी कभी कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता कि उनकी भूमि एक्वायर हो रही है, क्योंकि हर कोई जो पब्लिक डोमेन में अधिसूचना है वो जाके देखता नहीं। बिल्कुल ठीक है, तो पर्सनली उनको नोटिस होता नहीं है, इस बात की सूचना नहीं होती कि मेरी जमीन एक्वायर हो रही है, और जब कंस्ट्रक्शन हो जा रहा है तब उनको पता चल रहा है कि एक्वायर हो रही है। तो डेफिनेटली आप इस कंट्री में रहते हैं, आपके पास अपने अधिकार है। अगर आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की गई है या एक्विजिशन की, अधिग्रहण की प्रक्रिया जो है वो वॉयलेटिव ऑफ एनी लॉ है, मतलब कानून का किसी उल्लंघन करते हुए एक्वायर की जा रही है, या फिर कोई भी आपके राइट्स उसमें वॉयलेट हो रहे हैं कि भाई मेरा घर था तोड़ दिया बिना मुझसे पूछे, या जो भी, तो या मुआवजा आपको कम लग रहा है कि अगर आपका मुआवजा होना चाहिए था कुछ लाखों में, आपको कुछ हजार में आपको सेटल कर दिया गया है, जो भी है, अगर आपको कोई भी इसमें आपको तकलीफ होती है तो आप डेफिनेटली हाईकोर्ट जा सकते हैं, रिट फाइल कर सकते हैं, या फिर आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, जहां कंपिटेंट अथॉरिटी आपको रेफर करती है। तो आप अपने जो आक्षेप है, ऑब्जेक्शंस है, वो आप डेफिनेटली कंपिटेंट कोर्ट में आप उसको रेज कर सकते हैं। जी अमित। बिल्कुल मैम, LARR अधिनियम 2013 भूमि अधिग्रहण में सहमति के मुद्दे को कैसे संबोधित किया गया है? जी, सहमति की जहां तक बात है, चाहे सरकार एक्वायर कर रही है या कोई प्राइवेट कंपनी एक्वायर कर रही है, सहमति बहुत जरूरी है। जब तक इकरारनामा निष्पादित नहीं होता है दोनों पक्षकारों के बीच में, तब तक अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया जा सकता। आपकी जमीन में कोई भी उस इकरारनामे के वायलेशन में या फिर इकरारनामे के बगैर आपकी भूमि में प्रवेश भी नहीं कर सकता, ये तक कानून है। आपकी भूमि में प्रवेश करने के लिए आपको सूचना होनी जरूरी है, आपकी उपस्थिति होनी जरूरी है, 2 सक्षम गवाह उधर उपस्थित होने जरूरी है, इस प्रकार का लॉ है। तो कंसेंट जो सहमति है उसका इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर कंसेंट मेरा है तो मुझे उस बारे में इंफॉर्मेशन है, मुझे ज्ञान है, मेरे पास ट्रांसपेरेंसी है उस चीज की। तो इसीलिए कंसेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, चाहे कोई भी अधिग्रहण की प्रक्रिया हो। जी अमित। बिल्कुल, तो सहमति बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि इसमें किसी भविष्य में किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न ना हो। मैम, 2 चीजें हैं। पहली तो ये कि जैसे आपने बताया कि सहमति होती है, उसके बाद अधिग्रहण होता है, तमाम शर्तों का पालन करते, गाइडलाइन का पालन करते, और जो भूमि अधिग्रहित कर रहा है उसे भी जानकारी सार्वजनिक करनी होती है कि उसका उद्देश्य क्या है, वो लोकहित के लिए है नहीं। लेकिन अगर अधिग्रहित भूमि का उपयोग बताए गए सार्वजनिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है, तो ऐसे में क्या कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या इसके लिए भी कानून में कोई प्रावधान किया गया है? जी, अगर सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं है तो सबसे पहले तो अगर ये आप प्रूफ कर देते हैं कोर्ट में, तो वो नोटिफिकेशन एक्विजिशन का जो है वो क्वॉश किया जा सकता है, यानी जो अधिसूचना जारी की गई है अधिग्रहण की उसको समाप्त किया जा सकता है, और वो रिट के माध्यम से किया जा सकता है। दूसरी बात, अगर पब्लिक पर्पस के लिए नहीं है और 5 साल में उस जमीन का पब्लिक पर्पस में यूज नहीं हो रहा है और आप ये दर्शित कर देते हैं कंपिटेंट कोर्ट में, तो जो जमीन जो स्वामी से ली गई है वो स्वामी को पुनः परिदत्त कर दी जाती है, उसको रिटर्न कर दी जाती है। इस प्रकार का भी प्रावधान है, लेकिन इसके लिए आपको जागरूक होना जरूरी है, अलर्ट होना जरूरी है, इन्फॉर्म्ड होना जरूरी है। जी अमित। बिल्कुल, आप जागरूक रहेंगे तभी आपको मालूम होगा कि वो भूमि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए जो उपक्रम उसमें बताया गया था वो यहाँ पर हो रहा है चरितार्थ या नहीं हो रहा। मैम, LARR अधिनियम 2013 भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में जो पारदर्शिता है, जो ट्रांसपेरेंसी है, उसे कैसे सुनिश्चित करता है?
जी, इसके लिए पब्लिक हियरिंग्स का प्रावधान है हमें, जिसमें जैसे मैंने सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात की थी, या लैंड एक्विजिशन की जो प्रक्रिया होती है, जो शुरुआत होता है, उसमें ओनर के प्रेजेंस की होने की बात की थी। तो ये पारदर्शिता के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब पब्लिक हियरिंग्स होती है और समस्त दस्तावेज आपके सामने प्रस्तुत कर दिए जाते हैं कि इस प्रकार से अधिसूचना आई है, आपकी इतनी जमीन, ऐसा भी नहीं होता कि पूरी जमीन एक्वायर हो रही है, तो आपको ये देखना होता है कि आपकी कितनी जमीन एक्वायर हो रही है। तो वो सारा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार के भी प्रावधान है कि आप अपना डिसीजन दे कि आपको क्या उचित लग रहा है। ऐसा एक एग्जांपल दूंगी, एक व्यक्ति था जिसकी जमीन एक्वायर हो रही थी रेलवे पटरी के लिए, तो उसमें उसका घर था, उसके बाद उसका गार्डन था, सामने में उसका मेन गेट था, मेन गेट में कुछ पेड़ थे और नलकूप था। तो इसमें ये बोल रहा था घर एक्वायर हो रही है और सामने के पेड़ ये एक्वायर हो रहे हैं, लेकिन रेलवे जो अधिकारी हैं उन्होंने ये नहीं दर्शाया था कि बीच की जो भूमि है वो एक्वायर नहीं हो रही है, तो एक्चुअल में वो भी एक्वायर हो रही थी, वो दर्शित नहीं हो रहा था वहां पे। तो ऐसी सिचुएशन में जब पक्षकार हमारे पास आए तो हमने उस चीज को लेके ऑब्जेक्शन रेज किया। ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया, तो फिर से रीअसेसमेंट हुआ उस एरिया का, और तब पता चला कि हाँ उसकी पूरी जमीन एक्वायर हो रही है, सिर्फ कुछ भाग नहीं एक्वायर हो रहा है। तो इसके लिए भी अब जब तक पक्षकार को स्वयं नहीं पता होगा तब तक आप वकील के पास जाके कैसे उस चीज को बताएंगे और वकील कैसे आपके लिए कुछ कर पाएगा। तो इसके लिए आपको सारे अधिसूचनाओं को अच्छे से देखना है और आपको फील्ड विजिट भी करना है और आपको देखना भी है कि कितनी जमीन कहां से कहां तक एक्वायर हो रही है। जी अमित। बिल्कुल, तो इसमें एक जो मूल बात सामने आई वो ये हम कह सकते हैं मैम कि जागरूकता का होना बहुत जरूरी है, कि आपको तमाम चीजों की जानकारी तभी होगी जब आप जागरूक होंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो चल रही है। मैम, कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं और जाते जाते हम चाहेंगे कि भारत में भूमि अधिग्रहण पर जो कुछ ऐतिहासिक फैसले हुए हैं उन्हें विस्तार से आप दर्शकों को भी बताएं। जी, एक पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस हरकचंद मिसरीमल सोलंकी, ये केस था जिसमें ये इंटरप्रिटेशन निकाला गया था कि लैंड एक्विजिशन के जो लॉज है उसमें युक्तायुक्त प्रतिकर फेयर कंपेंसेशन कैसे निर्धारित किया जाता है, जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे कंपेंसेशन के, तो ये जनरली ज्यादातर केसेस में नहीं करती थी सरकार, लेकिन इस केस में ये चीज जब हाईलाइट हो गई, जब कोर्ट में ये चीज हो गई, तो ये कंपलसरी मैंडेटरी हो गया कि आप हर एक स्टेप को फॉलो करें। और ये सरकारी अधिकारियों का, जो राजस्व अधिकारी हैं जो ग्राउंड लेवल पे कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो हर एक स्टेप को फॉलो करें। साथ ही साथ जो ड्यू प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, उसको भी फॉलो करें। आप हर एक स्टेज में इन्वॉल्व रखें, क्योंकि पहले ऐसा होता था, हमें इस केस के पहले की बात कर रही हूं, कि जब एक्वायर हो जाता था, मुआवजा निर्धारित हो जाता था, तब नोटिस जाता था पक्षकारों को कि आपकी जमीन एक्वायर होगी, इतना इतना मुआवजा डिसाइड हो गया है, आप आके ले जाइए। तो ऐसे एक पक्षीय कार्रवाई जो है वो की जाती थी, तो ड्यू प्रोसेस तो यहाँ फॉलो हो नहीं रहा। तो ये ऐतिहासिक मामला हुआ था जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि आप फेयर कंपेंसेशन डिसाइड करें, ड्यू प्रोसेस इसमें आप इंप्लीमेंट करें। जी अमित। जी मैम, तो लीगल लिटरेसी की आज इस एपिसोड में हमने जाना कि भूमि अधिग्रहण कानून क्या है, इसके उद्देश्यों पर हमने चर्चा की। हाई कोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लूथरा जी ने हमें इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो पर आकर दर्शकों को ये अहम जानकारी देने के लिए। जी। और इसी के साथ लीगल लिटरेसी के आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।